हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडमिराज जीएस क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मरुभूमिकरण के आखिरकार कौन से कारण थे, क्यों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील हो गया, आज इस बात को हम समझेंगे। और दोस्तों अगर आपने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मरुभूमिकरण को समझ लिया तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी मरुभूमिकरण हुआ, यानी कि जहाँ जहाँ भी रेगिस्तान पाए जाते हैं, उनके पीछे के कारणों को आपको समझने में समस्या नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया के मैप से परिचित करा देता हूँ, यानी ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी को आपसे अवगत करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, पूर्वी भाग में आपको ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? माउंटेन्स यहाँ पर मिलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के रूप में आपको मिलता है। पूरे पूर्वी भाग में एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको देखने को मिलती है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे अगर बीच की जो यानी कि मध्यवर्ती भूमि को निम्न भूमि के रूप में जानते हैं। निम्न भूमि यानी कि इस क्षेत्र की हाइट कम है। इसके अलावा अगर इसके पश्चिमी भाग को हम देखें तो ये जो पूरा आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं पठारी क्षेत्र है, यानी कि इसकी हाइट इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, तो पठारी क्षेत्र के रूप में ये क्षेत्र है। अब इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहला जो दोस्तों कारण है वो है वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि रेन शेडो रीजन। अब ये रेन शेडो रीजन आखिरकार क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए दोस्तों। अब इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो आपको अच्छे से यहाँ पर समझिए। देखिए होता क्या है, पूर्वी भाग में यहाँ पर समुद्र है दोस्तों। यहाँ पर जो हवा होगी उसमें क्या होगी, आर्द्रता। समुद्र में होता है जल, उसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है यानी कि वहाँ का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसमें आर्द्रता प्राप्त होती है। तो इस क्षेत्र से आर्द्रता प्राप्त हवाएं जब यहाँ पर एंटर करती हैं तो उनमें क्या होती है, आर्द्रता। और आर्द्रता युक्त हवा जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक अवरोध के रूप में कार्य करती है, एक अवरोध के रूप में कार्य करती है। इधर से हवाएं आई और यहाँ पर एक अवरोध के रूप में कार्य करती है, और क्या होता है, यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा ऊपर और वर्षा प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, मान लीजिए इधर से हवाएं आई तो इस क्षेत्र में तो खूब वर्षा हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जब ये अवरोध से जब ये टकराएंगी तो यहाँ पर खूब वर्षा होगी। इसके बाद जब ये हवाएं पार होकर इस क्षेत्र में एंटर करती हैं दोस्तों, तो यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम रह जाती है। इधर आप देखेंगे तो 100 से लगभग 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, लेकिन अगर इस क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा ही प्राप्त हो पाती है। और उसके बाद जब ये हवाएं इधर आगे की ओर बढ़ती यानी पश्चिमी क्षेत्र की तरफ बढ़ती हैं तो इसमें शुष्कता आ जाती है, यानी कि आर्द्रता पूरी तरह से लगभग समाप्त हो जाती है और इस क्षेत्र में वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती। इस कारण से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट, कितना बड़ा क्षेत्र यहाँ पर मरुभूमि के रूप में तब्दील हो गया। यानी कि जिस क्षेत्र में अगर वर्षा ही प्राप्त नहीं नहीं होगी तो वहाँ क्या बनेगा, मरुभूमि बन जाएगी, यानी कि वो क्षेत्र रेगिस्तान के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश का। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपने क्या समझा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का होना। अगर यही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ नहीं होती तो अगर ये क्षेत्र प्लेन होता तो यहाँ से हवाएं एंटर करती। हालांकि इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी वर्षा हमें प्राप्त हो जाती। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कारण है वो आप समझ लीजिए। नेक्स्ट कारण दोस्तों है अपतटीय व्यापारिक पवनें। अब सबसे पहले आप समझिए व्यापारिक पवनें आखिरकार क्या होती हैं। तो दोस्तों व्यापारिक पवनें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, इधर ये जो आपको रीजन दिख रहा है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में एंटर करती हैं। अब व्यापारिक पवनों को अगर आप डिटेल में समझना चाहेंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में यहाँ पर डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो ये व्यापारिक पवनें यहाँ पर इस क्षेत्र से एंटर करती हैं। तो व्यापारिक पवनें जब यहाँ एंटर करती हैं तो इसके साथ भी होता क्या है, यहाँ पर ये अपतटीय शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दो यहाँ टर्मोलॉजीज होते हैं, उपतटीय और अपतटीय। अब इनमें क्या अंतर होता है दोस्तों, उपतटीय हवाएं वो कहलाती हैं जो तट के पास पाई जाती हैं, यानी कि इस क्षेत्र में जो हवाएं प्राप्त होंगी वो क्या कहलाएंगी, अगर इस क्षेत्र से हो रही है तो उपतटीय कहलाएंगी। और यही हवाएं जब यहाँ पहुंच जाएंगी तो वो कहलाने लगेंगी अपतटीय, यानी कि तट से दूर। तो उपतटीय का मतलब क्या हुआ, तट से दूर पाए जाने वाली हवाएं। तो ये जो व्यापारिक पवनें जो वर्षा कराने में अपना योगदान देती हैं, ये जब यहाँ एंटर करती हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते दोस्तों ये भी शुष्क हो जाती हैं, यानी कि इनमें आर्द्रता नहीं रहती। और जब इनमें आर्द्रता नहीं रहेगी तो ये भी वर्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगी। और दूसरा महत्वपूर्ण रीजन आपने समझ लिया, अब तटीय व्यापारिक पवनें। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पूर्वी क्षेत्र से ही हवा एंटर क्यों कर रही है और यहीं से बारिश क्यों होगी। ऑस्ट्रेलिया तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चारों तरफ से यहाँ समुद्र है, इस क्षेत्र से वर्षा क्यों नहीं प्राप्त हो सकती, यहाँ से हवाएं जाएंगी वो तो वर्षा प्राप्त कराएंगे, यहाँ तो कोई ऐसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है नहीं। तो अब ये आप समझिए दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण कारण ये है
क्योंकि ये जो क्षेत्र जो पूरा है, यहाँ पर ठंडी जलधाराएं प्राप्त होती हैं। समुद्र आप जानते हैं, समुद्र का जल स्थिर नहीं है, समुद्र का जल भी गति करता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। तो ये आप पोलर रीजन से यहाँ पर समुद्री जलधाराएं प्राप्त होती, और ये एक ठंडी जलधारा, इसको दोस्तों ठंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहते हैं, यानी कोल्ड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहलाती है। ये जब ठंडी जलधारा यहाँ प्राप्त होती है तो इसका कारण यहाँ क्या होता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर तापमान रहता है, और धरती का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो होता क्या है, आप अगर इस ज्योग्राफी में इस चीज़ का अध्ययन किए होंगे, तो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर हवाएं प्रवाहित होती है, यानी कि यहाँ से हवाएं इधर प्रवाहित होंगी। लेकिन होगा क्या, जहाँ पर टेम्परेचर अगर समुद्र का कम होगा, यानी कि निम्न यहाँ पर अगर तापमान होगा, तो आर्द्रता नहीं होगी, और जो हवाएं एंटर भी करेंगी वो शुष्क होंगी। ठंडी वायु में आर्द्रता नहीं होती दोस्तों, अगर होगी भी तो बहुत 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 कम मात्रा में, जिससे वर्षा हो नहीं सकती। तो शुष्क वायु जब इधर प्रवेश करेगी तो कहाँ से वर्षा होगी, और जब वर्षा ही नहीं होगी दोस्त, तो मरुभूमिकरण होना स्वाभाविक है। अगर आप किसी भी, अगर गमले में भी अगर आप मिट्टी रख देंगे और उसमें जल नहीं लगाएंगे, किसी पौधे को लगा देंगे, तो वो मिट्टी भी धीरे धीरे खराब हो जाएगी। और पूरी तरह से इसी तरह से यहाँ पर होता है दोस्तों, ठंडी वायु जब प्रवेश करती है तो बारिश नहीं हो पाती है। उस कारण से क्या होता है, हालांकि कुछ क्षेत्रों, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल तटवर्ती क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा हो भी जाती है, लेकिन जो आप यहाँ पर रीजन देख रहे हैं, यहाँ पर वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती, जिस कारण से यहाँ मरुभूमिकरण हो गया। तो ये आपने कारण समझ लिया कि इस क्षेत्र से जो हवाएं प्राप्त होती हैं तो बारिश क्यों नहीं होती। अब एक लास्ट जो रीजन रह जाता है दोस्तों, वो है हाई प्रेशर। इस क्षेत्र में हाई प्रेशर पाया जाता है, यानी उच्च वायुदाब। अब ये उच्च वायुदाब आखिरकार यहाँ कैसे क्रिएट हो जाता है, तो इसका कारण आप समझिए। तो इसको समझने के लिए आप एक बात को समझिए कि आपके वायुमंडल के काफ़ी ऊपरी भाग में जेट वायु धाराएं प्रवाहित होती हैं, जेट वायु धारा। तो यहाँ पर क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट वायु धारा यहाँ पर प्रवाहित होती है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट वायु धारा प्रवाहित होती है, और उनका यहाँ पर अपतलन होता है, यानी कि वो हवाएं यहाँ पर नीचे की ओर आती हैं। और जब वो हवाएं नीचे की ओर आती हैं तो उससे क्या होता है, वो ठंडी हवाएं होती हैं, और ठंडी हवाएं जब यहाँ पर अपतलित होती हैं तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, उच्च दाब। अब आप समझिए कि अगर कोई भी वायु होगी, अगर उसमें आर्द्रता भी होगी, तो उसका ऊपर उठना आवश्यक है, यानी कि वहाँ पर लो प्रेशर होना आवश्यक है। जहाँ पर लो प्रेशर होगा वही वर्षा होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, और जब हवाएं नीचे की तरफ बैठेंगी तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जब नीचे की तरफ हवा बैठ जाएगी तो वो वर्षा उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो इस कारण से यहाँ पर वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये 4 कारण आपने समझे जिससे यहाँ पर वर्षा प्राप्त नहीं होती, जिस कारण से यहाँ की भूमि मरुभूमि बन चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि आखिरकार इस रीजन में ही मोस्ट पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की क्यों रहती है। पूरा ये क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया का बहुत कम लोग रहते हैं। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये आपको जो रीजन दिख रहा है ना पूर्वी भाग में, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की लगभग 95% पॉपुलेशन रहती है। ये कुछ क्षेत्र है यहाँ लोग रहते हैं, और इधर कुछ लोग रहते हैं, लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है कहीं ना कहीं खाली पड़ा है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मरुभूमिकरण के जो कारण थे वो आपको समझ में आए या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।